कभी सोचा है कि प्याज के दाम अचानक आसमान क्यों छूने लगते हैं, या फिर किसी खास दिन फ्लाइट की टिकट सस्ती क्यों मिलती है? ये सब कोई जादू नहीं, बल्कि इसके पीछे एक साइंस है जिसे प्राइस डिटर्मिनेशन कहते हैं। ये समझना सिर्फ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि हम सब के लिए जरूरी है, क्योंकि ये हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा है। तो चलिए आज हम अलग अलग मार्केट्स में प्राइस डिटर्मिनेशन के टॉप 9 पॉइंट्स को आसान भाषा में समझते हैं। ये जानने के बाद आप बाजार को एक नई नजर से देखने लगेंगे। सबसे पहले और सबसे जरूरी पॉइंट, डिमांड और सप्लाई। ये किसी भी बाजार का दिल और दिमाग है। कीमतें असल में उस पॉइंट पर तय होती हैं जहां खरीदने वालों की मांग, डिमांड बेचने वालों की आपूर्ति, सप्लाई से मिलती है। इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। सोचिए, जब कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो हर कोई उसे खरीदना चाहता है, हाई डिमांड, लेकिन शुरू में उसके यूनिट्स कम होते हैं, लो सप्लाई। नतीजा, कीमत बढ़ जाती है। इसके उलट अगर बाजार में टमाटर की बम्पर फसल आ जाए, हाई सप्लाई, लेकिन खरीदने वाले उतने ही हों तो कीमतें गिर जाती हैं। सिंपल है ना? दूसरा, मार्केट का स्ट्रक्चर यानी बाजार का ढांचा कैसा है? क्या यह एक मोनोपोली है जहां एक ही कंपनी का राज चलता है, जैसे पहले के समय में इंडियन रेलवेज? यहां बेचने वाला ही कीमत का राजा होता है, या फिर यह एक परफेक्ट कंपटीशन है, जैसे आपकी लोकल सब्जी मंडी, जहां ढेर सारे सेलर्स आपका ध्यान खींचने के लिए होड़ लगाते हैं, जिससे कीमतें कम रहती हैं। इनके बीच में भी कुछ होता है, जैसे ओलिगोपोली, जहां कुछ बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे भारत की टेलीकॉम कंपनियां, और एक होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जैसे रेस्टोरेंट्स का बाजार, जहां हर कोई अपने आप को अलग दिखाकर थोड़ी ज्यादा कीमत वसूलना चाहता है। मार्केट का टाइप पूरी तरह से बदल देता है कि कीमतें कैसे तय होती हैं। तीसरा पॉइंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी किसी चीज को बनाने का खर्चा। अगर कुछ बनाने में ज्यादा लागत आती है तो जाहिर है उसकी कीमत भी ज्यादा होगी। इसे एक टी शर्ट के उदाहरण से समझते हैं। इसकी लागत कपास उगाने वाले किसान से शुरू होती है, फिर धागा बनाने, कपड़ा बुनने, उसे रंगने का खर्च, इसके बाद कारीगरों की मजदूरी, लेबर, फैक्ट्री का किराया और बिजली का बिल, ओवरहेड्स, और फिर ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग का खर्च। ये सारे खर्चे जुड़कर प्रोडक्ट की बेस कॉस्ट बनाते हैं। कोई भी कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए इस कॉस्ट के ऊपर ही अपनी कीमत तय करती है। तो चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं। हमने अब तक 3 मुख्य बातें समझी। पहला, डिमांड और सप्लाई का खेल। दूसरा, बाजार का स्ट्रक्चर। और तीसरा, चीज को बनाने में लगने वाला कुल खर्च। ये तीनों मिलकर कीमत की नींव रखते हैं। चौथा, गवर्नमेंट का दखल यानी इंटरवेंशन। सरकारें अक्सर कीमतों को प्रभावित करने के लिए बीच में आती हैं। जैसे भारत सरकार एलपीजी सिलेंडरों पर सब्सिडी देती है ताकि आम आदमी के लिए रसोई गैस सस्ती हो सके, या फिर वो किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी तय करती है। दूसरी तरफ सरकार जीएसटी जैसे टैक्स भी लगाती है, जिससे चीजों की फाइनल कीमत बढ़ जाती है। तो सरकारी नीतियां कभी कीमत कम करती हैं तो कभी बढ़ा देती हैं। 5वां पॉइंट है सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स। सब्स्टिट्यूट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे चाय और कॉफी। अगर कॉफी बहुत महंगी हो जाए तो लोग चाय ज्यादा पीने लगेंगे। इससे कॉफी कंपनियों पर अपनी कीमत कम करने का दबाव बन सकता है। कॉम्प्लीमेंट्स वो चीजें हैं जो एक साथ इस्तेमाल होती हैं, जैसे कार और पेट्रोल। अगर पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगे तो लोग शायद बड़ी गाड़ियां खरीदने से बचें या इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाएं। इसी तरह अगर किसी प्रिंटर की इंक कार्ट्रिज बहुत महंगी हो तो लोग शायद वो प्रिंटर ही ना खरीदें। छठा, भविष्य की उम्मीदें यानी एक्सपेक्टेशंस। ये एक तरह की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। अगर लोगों को लगता है कि किसी चीज की कीमत भविष्य में बढ़ने वाली है तो वो उसे आज ही ज्यादा खरीदने लगते हैं। इस अचानक बढ़ी हुई डिमांड से कीमत सच में बढ़ जाती है। जैसे दिवाली से पहले लोग उम्मीद करते हैं कि सोने का भाव बढ़ेगा, इसलिए वो पहले ही सोना खरीद लेते हैं, जिससे सोने का भाव सच में चढ़ जाता है। हमारी भविष्य की सोच हकीकत को बदल सकती है। एक और छोटा सा ब्रेक। हमने अभी 3 और फैक्टर्स देखे, सरकार का रोल, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स का असर, और भविष्य की उम्मीदें कैसे कीमतों को बदल सकती हैं। अब चलते हैं आखिरी 3 पॉइंट्स की तरफ। 7वां पॉइंट है बायर्स और सेलर्स की बार्गेनिंग पावर, यानी मोल भाव करने की ताकत। सोचिए, जब कोई बड़ी सुपरमार्केट चेन किसी छोटे किसान से थोक में सब्जियां खरीदती है तो उसके पास ज्यादा पावर होती है और वो दाम कम करवा सकती है। लेकिन जब आप उसी सुपरमार्केट से चिप्स का एक पैकेट खरीदते हैं
तो आपकी बार्गेनिंग पावर लगभग जीरो होती है। दूसरी तरफ अगर कोई मशहूर आर्टिस्ट अपनी यूनिक पेंटिंग बेच रहा है तो सारी पावर उसके हाथ में होती है। 8वां पॉइंट, बाजार में कितने सेलर्स हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भारत का टेलीकॉम सेक्टर। जब एक नए और एग्रेसिव प्लेयर जियो ने मार्केट में एंट्री की तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस प्राइस वॉर का नतीजा ये हुआ कि हमें दुनिया के सबसे सस्ते डेटा प्लान्स मिले। जितने ज्यादा सेलर्स होंगे, ग्राहकों के लिए उतनी अच्छी कीमत होगी। और आखिर में 9वां पॉइंट, मार्केट की जानकारी। आज इंटरनेट के जमाने में जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। पहले अगर आपको एक पुरानी कार खरीदनी होती तो आपको डीलर पर भरोसा करना पड़ता था। अब आप ऑनलाइन जाकर सैकड़ों सेलर्स की कीमतें कंपेयर कर सकते हैं, रिव्यूज पढ़ सकते हैं और गाड़ी की हिस्ट्री भी जान सकते हैं। इस पारदर्शिता से सेलर्स पर फेयर कीमत देने का दबाव बनता है। तो चलिए इन 9 पॉइंट्स को एक साथ देखते हैं। डिमांड और सप्लाई का बैलेंस, मार्केट का स्ट्रक्चर, बनाने की लागत, सरकार का दखल, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, भविष्य की उम्मीदें, मोल भाव की ताकत, सेलर्स की संख्या और मार्केट की जानकारी। तो अगली बार जब आप शॉपिंग पर जाएं या किसी चीज की बदलती कीमत पर हैरान हों, तो एक इकोनॉमिस्ट की तरह सोचने की कोशिश करें। खुद से पूछें, क्या डिमांड बढ़ गई है? क्या सप्लाई कम हो गई है? इन 9 पॉइंट्स को समझना आपको सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बनाता, बल्कि एक बेहतर और जागरूक कंज्यूमर भी बनाता है। आपको वो अदृश्य ताकतें दिखने लगती हैं जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं। उम्मीद है कि इसने प्राइस डिटर्मिनेशन को आपके लिए आसान बना दिया होगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन जरूर दबाएं और ऐसे ही और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।